हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। अनन्या रसोई से थाली लेकर बाहर आई ही थी कि उसकी नजर बरामदे में बैठे ऋत्विक पर गई, जो उसके पति समर का चचेरा भाई था। वाह भाभी, आज तो हाथों में कमाल की चमक है। जरा ये तेल मेरे सिर पर भी लगा दो ना, बड़े प्यार से, जैसा समर भैया को लगाती हो। ऋत्विक के होठों पर शरारती मुस्कान फैल गई। अनन्या कुछ पल के लिए ठिठक गई। वह ऐसे मजाकों की आदी नहीं थी और उसे ये मजाक कभी भी मासूम नहीं लगता था। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तब जितनी चाहो उससे सिर दबवा लेना, अनन्या सूखे स्वर में बोली, नजर भी नहीं उठाई। अरे भाभी, आप तो बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो। कहीं गुस्से में एक दिन मुझे थप्पड़ वप्पड़ ना मार दो। वह हंसते हुए बोला। अनन्या ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा, एक सख्त ठंडी नजर से। ऐसी हरकतें करते रहोगे तो थप्पड़ खाना पक्का है। उसके शब्दों में चेतावनी साफ थी। हम तो आपके हाथों के थप्पड़ भी खाना पसंद करेंगे भाभी जी। ऋत्विक की आवाज धीमी लगने थे ऋत्विक की आवाज धीमी लेकिन और ज्यादा गंदी हो गई। अनन्या का चेहरा तमतमा गया, पर वह कुछ बोलती उससे पहले ही समर की आवाज आ गई। क्यों रे ऋत्विक, भाभी को इतना क्यों चिढ़ा रहा था? समर ने हंसते हुए हल्के में बात ली। ऋत्विक शरारती हंसी हंसा और बोला, अरे भैया, मजाक कर रहे थे बस, भाभी बहुत जल्दी सीरियस हो जाती हैं। समर ने अनन्या को देखा और कहा, छोटी छोटी बातों को दिल पर क्यों? बचपन से ऐसा ही है, सबके साथ मजाक करता है। अनन्या ने निश्वास छोड़ा। आपको शायद पता नहीं, महिलाओं की छठी इंद्रियां बहुत तेज होती हैं समर। किसी आदमी की नजरों और नियत का अंदाजा मिनट में लग जाता है, और इसकी नजरों में ये सामान्य नहीं है। समर ने बात टाल दी। फालतू में सोचती हो, वो छोटा है तुमसे, उसकी बातों को इतना मत तूल दो। अनन्या शांत हो गई, पर अंदर दबा गुस्सा उसके चेहरे पर बिल्कुल साफ था। ऋत्विक की उम्र भले ही अनन्या से कम थी, पर उसकी नजरें, बातें और चाल ढाल में एक अजीब सा अहंकार था। वह चौहान परिवार के बिल्कुल पास वाली गली में रहता था और अक्सर बिना वजह घर आता जाता था। कभी हंसी मजाक, कभी डबल मीनिंग बातें और कभी अचानक अनन्या के कमरे में घुस आना। ये सब रोज का खेल बनता जा रहा था। एक दिन वो सीधे अनन्या की अलमारी के पास खड़ा मिल गया। वो तो अनन्या ठीक समय पर कमरे में आ गई, वरना न जाने क्या करता। उसने तुरंत अपनी सास सरोज को बताया, अरे बहू, ऋत्विक तो बचपन से पागल है, किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम मन की साफ हो, इसलिए तुम्हें सब गलत दिखता है। सरोज ने हंसकर बात टाल दी। अनन्या ने जब समर को बताया तो उसने भी वह कहा, उससे दूर रहा करो, इससे आसान हल क्या होगा? अनन्या का दिल बैठ गया। जिस आदमी से वह बचना चाह रही थी, वही उसकी और नजदीक आता जा रहा था। और घर वाले या तो अंधे या जानबूझकर आंखें मूंद रहे थे। उसने खुद से कहा, अब मुझे ही तय करना होगा, मेरी मर्यादा की रक्षा कैसे होगी। उस रात घर में रौनक थी। समर के बड़े चाचा दीपक सिंह, चाची किरण और उनका प्यारा बेटा ऋत्विक खाने पर आए थे। अनन्या ने पूरे मन से खाना बनाया। समर उसे रसोई में मदद कर रहा था, जो शायद ही कभी होता था। सब लोग खाने में मगन थे कि अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बस मोबाइल की फ्लैश लाइट्स और बाहर से आती पील की रोशनी रह गई। अनन्या प्लेट पकड़कर बाहर जाने लगी थी कि किसी ने पीछे से उसकी कमर को बुरी तरह दबोच लिया। उसका खून जम गया, लेकिन वह डरकर चुप रहने वालों में से नहीं थी। तुम्हारी ये हिम्मत? उसने बिना सोचे, बिना रुके अपना हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ ऋत्विक के गाल पर दे मारा। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि दूसरे कमरे में बैठे सब उछल पड़े। दीपक सिंह, किरण, समर, सरोज, किरण चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है अनन्या, मेरे बेटे को थप्पड़? अनन्या को जो किरोसिन जैसे गुस्से में जल रही थी, सीधे बोली, कहा था ना इसे, एक दिन तुम अपनी हरकतों का फल जरूर खाओगे। समर ने हड़बड़ाकर पूछा, क्या हुआ अनन्या? ये अपने नादान भाई से पूछिए, अनन्या ने ठंडी आवाज में कहा। किरण आग बबूला हो उठी, नादान? मेरा बेटा नादान है? उल्टे सीधे आरोप लगाकर बदनाम करोगी उसे? जब से इस घर में आई हो तभी से ऋत्विक के पीछे पड़ी हो। इससे माफी मांगो, अनन्या ने सख्त लहजे में कहा। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी, इस इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़े बुजुर्गों को कटघरे में खड़ा कर रही हो। किरण चीखी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किरण चाची, इंसान अपनी इज्जत खुद बचाता है। आपका बेटा जब मुझे डबल मीनिंग बातें बोलता था, जब बिना खटखटाए मेरे कमरे में घुस आता था,
तब क्या ये नादानी थी? और आज अंधेरे का फायदा उठाकर मेरी कमर पकड़ना ये भी नादानी है? कमरा बिल्कुल शांत हो गया। दीपक सिंह का चेहरा सख्त हो चुका था। देख रहे हो समर, 4 दिन की आई बहू हमें सिखा रही है आगे बढ़ी। मैं आज चुप नहीं रहूंगी समर। समर जो उसके पास आ रहा था वह रुक गया। मैंने आप सबको इसकी शिकायत की थी, पर सबने कहा भाभी देवर का रिश्ता मजाक वाला होता है। हाँ मजाक होता है, पर सम्मान की सीमा के अंदर। अनन्या की आवाज में वह दर्द था जो महीनों से दबा हुआ था। केवल औरतों पर ही उम्र और रिश्ते का लिहाज क्यों? क्यों पुरुषों की गलत हरकतें बचपना क्या कर माफ कर दी जाती हैं? ऋत्विक पसीना पोंछ रहा था। उसके चेहरे का गुरूर पहली बार टूटा था। इसने कितनी लड़कियों के साथ क्या क्या किया होगा, आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जैसे इसकी नजरें हैं, वैसी नजरें वाले मर्दों से महिलाएं जिंदगी भर मुंह छुपाती घूमती हैं। अनन्या ने उंगली उठाकर कहा, अगर ये दोबारा इस घर में दिखा तो मैं इसे सीधे पुलिस स्टेशन तक ले जाऊंगी। दीपक सिंह दहाड़े, समर, तेरी बीवी हम सबको समर की तरफ देख रहा था, पर समर अनन्या को देख रहा था। उसकी पत्नी, वह लड़की जिसने घर में कदम रखते ही वक्त उसका हाथ पकड़ा था और अब उसी हाथ में अपनी इज्जत बचा रही थी। समर बोला, हाँ चाचा मैं देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। किरण चिल्लाई, तो अपनी बीवी को समझाओ। समर ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, गलती मेरी थी। सब चौंक गए। अगर अनन्या ने पहली बार बताने पर मैं ऋत्विक को घर से बाहर निकाल देता तो आज ये हिम्मत नहीं करता। समर ने ऋत्विक की तरफ देखा, जैसे चेहरे पर थप्पड़ का निशान अभी भी लाल था। चाचा चाची आप लोग इसे लेकर अभी के अभी अपने घर जाएं, इससे पहले कि मैं भी अपना आपा खो दूं। कमरे में एक सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सभी आवाजें निगल ली हो। किरण रोने का नाटक करती रसोई की तरफ भाग गई। दीपक सिंह ने गुस्से पर दीपक सिंह ने गुस्से से पैर पटके। ऋत्विक ने सर झुका लिया और कुछ ही मिनटों में तीनों घर से बाहर चले गए। सारा घर अनन्या के खिलाफ था। सास सरोज तमतमाई हुई अपने कमरे में चली गई। फूफा फूफी की आवाजें बाहर गली तक जा रही थी, लेकिन अनन्या वह अंदर से हल्की हो गई थी क्योंकि उसके साथ समर खड़ा था। समर ने उसके पास आकर धीमी आवाज में कहा, मुझसे गलती हुई थी। मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था शुरू से। अनन्या की आंखें भर आईं। वह जानती थी अगर पति साथ हो तो पूरी दुनिया का विरोध भी छोटा पड़ जाता है। ऋत्विक और उसके माता पिता के घर से जाते ही चौहान परिवार में जैसे सभी आवाजें धीरे धीरे बुझने लगी। चहल पहल गायब हो गई। बचा था तो सिर्फ एक भारी सा सन्नाटा जो दीवारों को चीरता हुआ हर कमरे में फैल गया था। अनन्या को लगा मानो पूरा घर उसे घूर रहा हो, हर कोना उसे सवाल पूछ रहा हो। लेकिन उसका मन अजीब तरह से शांत था। उसने गलत बात के खिलाफ आवाज उठाई थी और सबसे बड़ी बात, समर उसके साथ खड़ा था। सरोज भरे गुस्से में कमरे से बाहर आई। उनके चेहरे पर वो नाराजगी नहीं थी जो आमतौर पर बहुओं के लिए होती है। उसमें एक तरह का अपमान भी था, जैसे अनन्या ने उनका सिर झुका दिया हो। बहू, उनकी आवाज सख्त थी, हमारे खानदान में इस तरह चमाट मारने वाली औरतें अच्छी नहीं मानी जाती। तूने आज जो किया है ना, उसकी वजह से सारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे। अनन्या ने सिर झुकाया लेकिन स्वर दृढ़ था। माँ जी, किसी और के घर की बहू होती तो पुलिस में मामला अब तक दर्ज हो चुका होता। मैंने घर की इज्जत रखते हुए बस अपनी मर्यादा की रक्षा की है। सरोज को यह बात और चुप गई। इतनी बहादुर हो गई हो 4 दिन में, तुम्हें लगता है हम गलत है और तुम सही? अनन्या ने बस इतना कहा, मैंने वही किया जो किसी भी औरत को करना चाहिए। सरोज कुछ पल चुप रही, फिर गुस्से में पैर पटका और बोली, समर अपनी बीवी को समझा दो वरना घर के रिश्ते बिगड़ते देर नहीं लगेगी। समर, जो दरवाजे के पास खड़ा था, बोला, माँ, जो गलत है वो गलत है, अनन्या ने जो किया ठीक किया। ये सुनकर सरोज कमरे में चली गई, गुस्से से दरवाजा पटकते हुए। अनन्या शांत तरीके से चुप बैठी थी। समर ने पास आकर उसके हाथ पकड़ लिए। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में चिंता थी। उसकी आवाज में चिंता साफ थी। अनन्या के होठ कांपे। सच कहूं, आज डर भी लगा और राहत भी। समर उसकी बात समझ रहा था। तुम डर इसलिए रही थी क्योंकि घर के लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, और राहत इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, है ना? अनन्या ने धीरे धीरे अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया। समर ने गहरी सांस ली। मुझे आज एहसास हुआ कि मैं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था। तुम्हें अकेले लड़ने दे रहा था, पर अब नहीं। अनन्या की आंखों से हल्का सा आंसू गिरा। क्या मैंने बहुत बवाल खड़ा कर दिया? उसने धीमी आवाज में पूछा।
अगर तुमने आवाज नहीं उठाई होती, समर बोला, तो उस लड़के की हौसला और बढ़ जाते। आज नहीं, किसी और दिन वो हद पार कर सकता था। अनन्या ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। वे विश्वास वहाँ विश्वास था, सम्मान था और यह एहसास था कि वे अकेली नहीं है। अगले दिन शाम को दीपक सिंह और किरण ने अपने घर मेहमानों को बुलाया था। आंगन में बैठकर सब लोग बातें कर रहे थे। किरण रोनी आवाज में बार बार कह रही थी, हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल गई, इतनी बड़ी बदतमीज। भाभी ने मेरे बेटे को थप्पड़ मार दिया, वो भी बिना कसूर के। लोग कानाफूसी कर रहे थे। बहू ऐसी हो तो घर टूटते देर नहीं लगती। कितनी आधुनिक हो गई है आजकल की लड़कियां। ऋत्विक बेचारा कितना अच्छा है। किसी ने ऋत्विक से पूछा, भाई तूने क्या किया था? ऋत्विक ने अपने गाल पर उभरे हुए लाल निशान को हल्के से सहलाया। कसम से मैंने कुछ नहीं किया, बस अंधेरे में टकरा गया था। भाभी ने गलत समझ लिया। किरण अपनी झूठी कहानी को और मसालेदार बना दिया। हमारी बदनामी हो रही है, लोग उंगलियां उठा रहे हैं। समर और उसकी बीवी को तो शर्म आनी चाहिए थी। दीपक सिंह गुस्से में बोले, मैं इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। समर को खूब सुनाना है, बहू को उसकी औकात बतानी है। ऋत्विक अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था झूठ की आग जल्दी फैलती है। 2 दिन में ही गली मोहल्ला पड़ोस हर जगह बात आग की तरह फैल गई। समर की बीवी ने देवर को थप्पड़ मार दिया। बहुत तेज है वो लड़की। नए जमाने की औरत है, कुछ भी कर सकती है। अनन्या बाजार गई तो औरतें कानाफूसी करने लगी। कुछ उसकी तारीफ कर रही थी, शाबाश बहू, मर्यादा बचाई है। पर कुछ ताने मार रही थी, अरे भाई देवर की उम्र का तो लिहाज रखती। अनन्या मुस्कुरा भी नहीं पाती थी। मन भारी हो चुका था। 3 दिन बाद सरोज ने रसोई में बैठी अनन्या से कहा, मेरे भाई ने फोन किया था। उसने कहा कि पूरे मोहल्ले में हमारी हंसी उड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि हमारे घर की औरतें हाथ छोड़ देती हैं। अनन्या ने जवाब दिया, माँ जी, लोगों की सोच बदलना आसान नहीं, पर गलत आदमी को गलत साबित करना जरूरी है। सरोज बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अनन्या चुप रही। उसके पास थकान थी, तर्क नहीं। शाम को समर ने सबको हॉल में बुलाया। उसकी आवाज शांत लेकिन सख्त थी। एक बात साफ कर दूं, अनन्या ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। अगर वो थप्पड़ ना मारती तो शायद बात और बढ़ जाती। सरोज नाराज। दीपक सिंह और किरण आग उगलते हुए। ऋत्विक बेचैन स्तब्ध खड़ा था। दीपक सिंह बोले, तू अपनी बीवी की तरफदारी कर रहा है, अपने खानदान के खिलाफ खड़ा हो रहा है। समर बोला, मैं किसी गलत इंसान के पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी हो। किरण तड़प कर बोली, तो बोल, मेरा बेटा गलत है? समर ने पहली बार तेज आवाज में कहा, हाँ ऋत्विक गलत है। कमरा थर्रा गया। ऋत्विक वहीं बैठा रह गया, जैसे बिजली गिर पड़ी हो। समर ने आगे से कहा, अंधेरे में उसने अनन्या को गलत तरीके से छुआ, और अगर अनन्या चिल्लाती तो घर की नहीं ऋत्विक की ही बदनामी होती। चाहता है, समर बोला, नहीं, गुस्से में दहाड़े। लेकिन अगर ऋत्विक ने दोबारा कभी अनन्या के आसपास जाने की कोशिश की तो पुलिस ही बुलाऊंगा। किरण रोने लगी। पर इस बार उनके आंसू किसी को नहीं पिघला पाए। उसी रात उस रात पहली बार ऋत्विक डर गया था। उसने सोचा कि घर वाले हमेशा की तरह उसे बचा लेंगे, पर समर की सख्ती ने उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया। लेकिन एक इंसान जो गलती करता है वो सुधर जाए, ऐसा बहुत कम होता है। अगले ही दिन ऋत्विक ने अपने दोस्तों से कहा, भाभी मेरी इज्जत खराब कर दी है। भाभी ने मेरी इज्जत खराब कर दी है, अब मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। उसके दोस्त बोले, क्या करेगा? ऋत्विक बोला, देखते जा, ये खेल भी अभी शुरू हुआ है। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जो इशारा कर रही थी कि आगे कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। रात के करीब 10 बजे अनन्या रसोई में पानी भर रही थी। तभी उसके फोन पर मैसेज आया अननोन नंबर से। इतनी इतनी हीरो मत बनो भाभी, जो थप्पड़ मारा है ना, उसका बदला जरूर लूंगा। तुम मुझे नहीं जानती। अनन्या का दिल थक से रह गया। उसने तुरंत समर को मैसेज दिखाया। समर ने फोन उठाते ही गुस्से में कहा, ये ऋत्विक का नंबर है, किसी और सिम से भेजा है, क्या करें? अनन्या ने डरी आवाज में पूछा। समर बोला, तुम चिंता मत करो, अब मैं देखता हूँ उसे। अनन्या ने पहली बार समझा कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। अगली सुबह दरवाजा जोर से पीटा गया। अनन्या ने खोला तो सामने पुलिस थी। क्या आप समर चौहान है? इंस्पेक्टर ने पूछा। समर बाहर आया। जी हाँ, क्या बात है? इंस्पेक्टर बोला, आपके खिलाफ एक शिकायत दर्ज है। आपकी पत्नी ने आपके चचेरे भाई को थप्पड़ मारकर बदनाम करने की कोशिश की, और आप इस साजिश में शामिल थे। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। समर गुस्से से बोला, ये किसने कहा? इंस्पेक्टर ने शिकायत पत्र आगे बढ़ाया। दीपक सिंह और करण के नाम थे।
दीपक सिंह और किरण के नाम थे। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। समर का खून खौल रहा था। अब मामला घर की झगड़े से निकलकर कानूनी लड़ाई तक पहुंच चुका था। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर और पे सिलेक्ट कर दें, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक लाइक, एक शेयर और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, आप इस कहानी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं ये भी बताना, और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसी एक और अच्छी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।